जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। हम लोग आज प्राचीन इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल इसी को कहा जाता है। वैदिक काल कहिए चाहे वैदिक सभ्यता कहिए, वैदिक सभ्यता या फिर इसी को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता एक ही सभ्यता को कहा जाता है। चाहे वैदिक सभ्यता कहिए, वैदिक काल कहिए या आर्य सभ्यता कहिए। देखिए वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ, जिसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल भी इसको कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक जितने सारे वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? तो वेदों से मिलती है। वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है। इसीलिए वैदिक सभ्यता इसे कहा जाता है या वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक या जो काल है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का प्रवर्तक यानी कि इसको जो आगे विकास किया, वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक आर्य लोगों को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक कौन थे? तो आर्य लोग थे। अब यहां पर आर्य का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र इत्यादि होता है। स्वतंत्र भी आप कह सकते हैं, स्वतंत्र भी होता है, श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, उत्कृष्ट होता है, स्वतंत्र होता है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, उत्कृष्ट, स्वतंत्र, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम देखेंगे कि आर्य सभ्यता जो है या आर्य काल, ये आर्य काल को दो भागों में बांटा गया है या आर्य सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब यहां पर चर्चा ये करेंगे कि ऋग वैदिक काल का सेशन कब है और उत्तर वैदिक काल का सेशन काल क्या है। तो सबसे पहले, उससे भी पहले हम समझेंगे कि ये वैदिक सभ्यता का सेशन क्या है। तो वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका समय था। इसका समय क्या था? 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका समय था। अब हम ऋग वैदिक काल की सभ्यता के बारे में, उत्तर वैदिक काल का समय हम देखेंगे, इस सब का समय कहाँ था। तो ऋग वैदिक काल का जो समय था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व था। और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका समय था। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। पहले हम ऋग वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक काल के बारे में हम चलेंगे। तो ऋग वैदिक काल को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, देखिए ऋग वैदिक काल के बारे में, ऋग वैदिक काल आप लोग जान ही रहे हैं कि ऋग वैदिक काल का समय क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ऋग वैदिक काल के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो दो प्रकार से मिलती है, दो प्रकार से मिलती है। इसकी जानकारी कितने प्रकार से? दो प्रकार से मिलती है। पहला प्रकार क्या है और दूसरा क्या है? तो पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य है। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका साहित्य साक्ष्य,
दूसरा है साहित्य साच। और अब हम पुरातात्विक साच के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। पुरातात्विक साच का जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण मिला है, तो पुरातात्विक साच के दो एग्जाम्पल हैं। पहला क्या क्या एग्जाम्पल क्या मिला है, तो पहला एग्जाम्पल में मिला है पुरातात्विक साच से, इसमें चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं। चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं, ये आपका पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हरियाणा के भगवानपुर जिला से, हरियाणा के भगवानपुर जिला से 13 कमरा वाला एक मकान मिला है। 13 कमरा वाला मकान, 13 कमरा वाला एक मकान मिला है, जिसका संबंध बताया जाता है कि ऋग वैदिक काल से। तो हम इसके पहले उदाहरण में, हम इस पुरातात्विक साच के जो उदाहरण मिले हैं, वो पहला था चित्रित धूसर मृद भांड, और दूसरा उदाहरण है वो हरियाणा के भगवानपुर जिला से 13 कमरा वाला एक मकान मिला है, सो है। अब साहित्य साच में देखेंगे, पुरातात्विक साच और साहित्य साच के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो ना जानते हैं उसके लिए हम बता देते हैं। पुरातात्विक साच उस साच को कहा जाता है जिससे खुदाई के दौरान जो चीजें मिलती है, उस साच को हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक साच कहते हैं। और साहित्य साच जहां से हमें लिखा हुआ जो चीज का साच मिलता है, उसे साहित्य साच कहते हैं। तो हम पुरातात्विक साच के बारे में जो पढ़े, उसका पुरातात्विक साच ऋग वैदिक काल में दो उदाहरण है इसके, चित्रित धूसर मृद भांड, हरियाणा के भगवानपुर जिले से 13 कमरा वाला एक मकान मिला है, वो भी पुरातात्विक साच के उदाहरण है। अब साहित्य साच के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो साहित्य साच को हम देख लेते हैं। साहित्य साच, साहित्य साच, अब ये साहित्य साच में देख लेते हैं। साहित्य साच में जो क्या इसमें मिला है उसके बारे में, तो साहित्य साच में ही सबसे पहले ऋग्वेद जो मिला है वो लिखा हुआ है। ऋग्वेद जो लिखा गया है, इसका प्रमाण मिलता है साहित्य से, हमें साहित्य से अच्छा ही मिलता है, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ों का हमको प्रमाण मिला है। तो ऋग्वेद जो लिखा गया है वो इसी में लिखा गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऋग्वेद कौन से काल में लिखा गया, तो ऋग वैदिक काल में लिखा गया। ऋग वैदिक काल में, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुआ, तो ऋग वैदिक काल में रचना इसकी हुई थी। साहित्य साच से ये ऋग्वेद का साच मिलता है। आप देखिएगा साहित्य साच में और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋग्वेद की चर्चा हुई है, तो ऋग्वेद के बारे में हम देख लेते हैं। ऋग्वेद में आप लोग सब जानते हो, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, और 1028 सूक्त है। इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे नया या बाद का मंडल। तो पहला मंडल और 10वां मंडल, पहला मंडल और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया है, इसीलिए इसे बाद का मंडल या नया मंडल के नाम से जाना जाता है। पहला और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया, इसीलिए इसे बाद का मंडल या नया मंडल के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरा से सातवां मंडल सबसे पुराना है। दूसरा से सातवां मंडल सबसे पुराना है, दूसरा से सातवां मंडल सबसे पुराना है। और इस मंडल को किस नाम से जानते हैं, तो दूसरा से सातवां मंडल सबसे पुराना है, इसे वंश मंडल, इसे क्या कहते हैं, वंश मंडल, वंश मंडल, खंड मंडल, वंश मंडल या खंड मंडल, गोत्र मंडल या ऋषि मंडल के नाम से भी जानते हैं, ऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा साहित्य साच, ऋग वैदिक काल वाले साहित्य साच। आज हम लोग ऋग वैदिक काल को क्लियर किए, कल उत्तर वैदिक काल को क्लियर करेंगे। अगर यदि हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।